हिमाचल प्रदेश पुलिस की रिक्रूटमेंट के अंदर पैटर्न के अंदर क्या चेंजेस सर इस बार देखने को मिलेंगे? फिजिकल पैटर्न है वो भी चेंज हुआ है हम्म, और रिटन का पैटर्न है वो भी चेंज हुआ है। सबसे डिफिकल्ट जो ग्राउंड है वो मुझे हिमाचल प्रदेश पुलिस का लग रहा है। चयन बोर्ड आजकल है और उससे अभी इतना काम करना शुरू नहीं किया है। अब रेंडमली 3-4 किताबों से पढ़ के एग्जाम नहीं निकाल सकते। 90 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। जिन बच्चों का मैथ्स और इंग्लिश अच्छी है, बहुत अच्छी है, उनको बड़ी एडवांटेज मिलेगा। जो हिस्ट्री एंड पॉलिटी एंड ज्योग्राफी वाला था वो इस बार नहीं आएगा। जो सीरियसली बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं वो शायद ये आसानी से क्रैक नहीं कर पाए। फाइनल सिलेक्शन में शायद आपकी सब कैटेगरी के जरिए भी आपको फिल्टर करेंगे। 10 में से 7 और 6 क्वेश्चन हर कोई लगाएगा और जो अच्छा होगा थोड़ा सा वो 10 में से 9 लगाएगा। ये चैप्टर हैं 10 में से 5 ये चैप्टर ऐसे हैं जिसको आसानी से तो कर सकता है, तो बाकी को तो छोड़ दे। नेगेटिव मार्किंग है तो वैसे भी कोई अटेम्प्ट करने का फायदा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप पुलिस रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हिमाचल प्रदेश पुलिस कुछ ही दिनों में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट करने जा रहा है। ये भर्ती बहुत ही खास है दोस्तों, क्योंकि पिछले 2 सालों में हिमाचल प्रदेश में कोई भी नई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। एस्पिरेंट्स के लिए सुनहरा मौका है अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का। इस बार ये जो रिक्रूटमेंट होने जा रही है इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, चाहे वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के रिगार्डिंग हो या रिटन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग हो। फिजिकल स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा हाई कर दिया गया है, एज रिलैक्सेशन भी दी गई है और साथ ही साथ में रिटन एग्जामिनेशन इस बार HPPSC द्वारा करवाया जाना है, तो इसलिए रिटन भी बहुत ही मुश्किल होने वाला है। हम जानते हैं कि आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, कुछ कंफ्यूजन्स होंगे जो आप क्लियर करना चाहते हैं, इसीलिए आज हम ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में ज्वाइन करेंगे एक एक्सपर्ट जो कि एजुकेशन के मामले में बहुत ही अच्छा ज्ञान रखते हैं। रिक्रूटमेंट और भर्ती प्रक्रिया में लोगों को सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें कोचिंग देते हैं। इससे पहले भी सर हमारे साथ पॉडकास्ट कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं हरीश ठाकुर जी की। अगर आपने उनका पहला पॉडकास्ट देखा होगा तो उन्होंने एजुकेशन और नशे जैसे मुद्दे के ऊपर बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करी थी। तो इसी मुद्दे पर आज हमने सर को दोबारा से इन्वाइट किया है। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पॉडकास्ट। सो फ्रेंड्स, पिछले पॉडकास्ट में हमने सर से बात करी थी एजुकेशन के मुद्दे पर, नशे के मुद्दे पर, और भी बहुत सारे मुद्दे थे जो हमने सर के साथ डिस्कस किए थे, जिसपे सर ने बहुत ही अच्छे अपने रिव्यूज़ हमें दिए थे। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है एक बार फिर से, और हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम और हमरा पॉडकास्ट की टीम को भी बधाई उनके 1 साल होने पर। अरे थैंक यू, सीरियसली वेरी हैप्पी टू बी हियर। क्या बात है सर। तो सर, आज का जो हमारा मुद्दा है वो है सर जो हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है उसके ऊपर। अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे आपका जो एकेडमी का जो सोशल मीडिया का जो हैंडल है वहाँ पर आप वहाँ पे देखे जा सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को फिजिकल फिटनेस की जो है वो ट्रेनिंग देते हुए। आप एकेडमिकली भी उनको हेल्प कर रहे हैं, फिजिकली जो ट्रेन होना है उन्होंने उसके लिए भी आप उनको हेल्प कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा काम है। तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ एक पॉडकास्ट किया जाए, क्योंकि 2012 में हमने भी पुलिस रिक्रूटमेंट में भाग लिया था। बहुत सारे डाउट्स थे तब मन में, शायद अगर वो सॉल्व हो गए होते तो आई थिंक आज हम भी पुलिस में सेवाएं दे रहे होते। तो हमने सोचा क्यों ना एक पॉडकास्ट किया जाए जिसमें लोगों के जो डाउट्स हैं, वो कॉमन डाउट्स हैं, उनको क्लियर किया जाए। तो सर, सबसे पहले जैसा कि हमने देखा है पिछले दिनों कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भी रिक्रूटमेंट के जो बोर्ड्स थे या सिस्टम जो बना हुआ था उसको डिसमेंटल करके उसको दोबारा से खड़ा किया गया है। तो इसका मतलब है कि पैटर्न्स के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस की रिक्रूटमेंट के अंदर पैटर्न के अंदर क्या चेंजेस सर इस बार देखने को मिलेंगे? जी, पैटर्न दोनों ही चेंज हुए हैं। इसमें जो फिजिकल पैटर्न है वो भी चेंज हुआ है और रिटन का पैटर्न है वो भी चेंज हुआ है। फिजिकल के पैटर्न में डिफ़िकल्टी की जहाँ बात करें
तो मैं देखता हूँ कि 100 मीटर की जो स्प्रिंट है वो इस बार इंट्रोड्यूस की गई है, पहले नहीं होती थी 100 मीटर की स्प्रिंट। और 100 मीटर की स्प्रिंट जो है वो लड़कों को 14 सेकंड्स के अंदर पूरी करनी है, जो एक चैलेंजिंग टास्क है। दूसरा गर्ल्स के लिए वही 17 सेकंड्स में, उनके लिए भी चैलेंजिंग टास्क है। दूसरी चीज़ इसके अलावा जो है हाई जंप, जो सीरियसली सबसे डिफ़िकल्ट इस समय पे हाई जंप ही है बच्चों को, क्योंकि पिछले बारी की जो रिक्रूटमेंट है उसमें 4.2 था फीट जंप बॉयज़ के लिए हाई जंप, और इस बार 4.5 है। गर्ल्स के लिए जहाँ 3.2 था वो 3.7 है। तो दोनों ही तरह के गर्ल्स एंड बॉयज़ को एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट ये लग रहा है इसको हाई जंप क्रॉस करना। बाकी लॉन्ग जंप में दिक्कत नहीं है। और तो मेरे ख्याल से इस समय पूरे इंडिया में और कहीं का भी ग्राउंड टफ है, आर्मी और सबको ले ले, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी ले लीजिए, तो सबसे डिफ़िकल्ट जो ग्राउंड है वो मुझे हिमाचल प्रदेश पुलिस का लग रहा है। क्योंकि हमारे पास और भी एस्पिरेंट्स होते हैं, SSC-GD के होते हैं या आर्मी के होते हैं, तो उनके मुंह से हम इतना नहीं सुनते हैं कि ग्राउंड की तैयारी बहुत डिफ़िकल्ट है, ये है, कैसे करना है। पुलिस वाले अक्सर आपको दिखेंगे तैयारी करते हुए कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो सीरियसली ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इतना डिफ़िकल्टी ग्राउंड में लाना मेरे हिसाब से जो है वो सही नहीं था। बट चलो जो भी है, रिटन भी डिफ़िकल्ट है। रिटन भी डिफ़िकल्ट है। जहाँ पिछली बार 80 क्वेश्चंस आते थे जैसे अमूमन, और इस एग्ज़ाम को हिमाचल प्रदेश पुलिस ही करवाती थी। और इस बार ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को है, और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन HS एग्जामिनेशन को भी करवाता है। और इस साल उसको ये जिम्मेवारी दी गई क्योंकि जो हमारा हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट बोर्ड था वो उसे रद्द किया गया, और चयन बोर्ड आजकल है और उसे अभी इतना काम करना शुरू नहीं किया है, जो भी कंडीशंस रही होंगी, तो ये उसे दिया गया है। और उसकी इमेज ऐसी है कि वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनाता है, बहुत ही क्रिएटिव क्वेश्चंस बनाता है। आप रेंडमली 3-4 किताबों से पढ़ के एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं, उसकी छवि वैसी है। और नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई है। 90 क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। कितना नेगेटिव मार्किंग का क्या रेशियो रहेगा सर? इसमें जैसे 1/4 अमूमन हर एग्जाम के अंदर 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग सेम है, मतलब राइट, सब में 1/4 होता है। और इसमें दिक्कत एक और क्या लग रही है कि जहाँ पिछले पैटर्न में 80 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चन ही खाली मैथ्स के होते थे, इस बार जो 20 क्वेश्चंस मैथ के हैं, और इंग्लिश के क्वेश्चंस 20 हैं और हिंदी के क्वेश्चन 20 हैं। तो लैंग्वेज और मैथ्स का रोल यहाँ बहुत ज़्यादा है। हिंदी चलो फिर भी आप तैयारी कर सकते हैं, पर इंग्लिश, मुझे लगता है इंग्लिश और मैथ्स के अंदर एक पहले से फोबिया बच्चों में, सरकारी स्कूल के जो आते हैं उनमें रहा है सर। जो इंग्लिश वाले होते हैं उनमें भी रहता है सर। ये एक्चुअली हुआ क्या है कि हमारे स्कूल्स के अंदर जो है वो ग्रामर पे फोकस बहुत कम रखा गया है स्कूल के टाइम से ही, तो उनकी ग्रामर पे क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती नहीं है। प्लस डिफ़िकल्टी लेवल जो क्वेश्चंस का है वो ज़्यादा रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ग्रामर का। नेगेटिव मार्किंग है तो ग्रामर में तो आप अटकेंगे। ग्रामर में बहुत बच्चे गैस ही करते हैं, और सबसे ज़्यादा त्रुटियां जो है ग्रामर में ही होती हैं, इंग्लिश वाले ग्रामर में। तो पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, मान लो 20 क्वेश्चंस भी आते हैं, और 20 में से सपोज कर लीजिए कि आपने 15 क्वेश्चन ठीक लगा दिए और 4-5 आपने गलत भी लगा दिए, तो आपको इम्पैक्ट नहीं हो रहा था उस नेगेटिव मार्किंग का या फिर क्वेश्चन जो रॉन्ग हुए हैं। बट इस बार आपको कोई भी क्वेश्चन टिक करना है तो सोच के, क्योंकि उसका नेगेटिव मार्किंग में भी रोल आ जाएगा। ये चीज़ है। प्लस ये मैं मानता हूँ कि जिन बच्चों का मैथ्स और इंग्लिश अच्छी है, बहुत अच्छी है, उनको बड़ी एडवांटेजेस सामने मिलने वाली है। बड़ी एडवांटेजेस, क्योंकि आर्ट्स के बच्चों का जो हिस्ट्री एंड पॉलिटी एंड ज्योग्राफी वाला था वो इस बार नहीं आएगा। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन टॉपिक्स आएंगे जी। मैं पैटर्न को बताता हूँ पूरा। 90 क्वेश्चन होंगे, 90 में से 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर, 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के, 20 मार्क्स का जो है जनरल अवेयरनेस होगा। जनरल अवेयरनेस में जो जनरल जैसे कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इसके अलावा जो है किसी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं, इसके अलावा जो है मान लेते हैं कि पर्सनैलिटीज़ हैं कोई फेमस, या कोई प्लेसेस इन न्यूज़ हैं, कोई वैसे वैसे करंट अफेयर्स हो गया, या कोई डिस्कवरीज़ हैं, इन्वेंशंस हैं, ऐसे एट रैंडम टॉपिक्स हैं। और ये जनरल अवेयरनेस के अंदर आते हैं, इसमें कोई बहुत गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो आर्ट्स वाले बच्चों के पास एक एडवांटेज थी कि हिस्ट्री और पॉलिटी एंड ज्योग्राफी उनको आती है, तो कुछ हद तक उनको आसान रहता था, अब वो नहीं है। और जनरल अवेयरनेस में यही टॉपिक्स होंगे। 10 मार्क्स की रीजनिंग है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर जो है जिनकी मैथ्स और इंग्लिश बहुत अच्छी है उनको एडवांटेज रहेगी। क्या बात है सर।
सही कहा सर आपने, एडवांटेज उन लोगों को रहेगी। जैसे जब हम लोग भर्ती की तैयारी करते थे, मैं 2012 की बात कर रहा हूँ, या उससे पहले भी या उससे बाद भी, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लोग जिन्होंने कई बार अटेम्प्ट किया, हर बार वो ग्राउंड को निकाल जाते थे लेकिन रिटर्न में रह जाते थे। अब इस बार तो ग्राउंड भी टफ है और रिटर्न भी टफ है, तो मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है। तो मेरा एक सवाल है आपसे, मतलब आपसे क्या, सभी से सवाल है जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। जिस तरीके से क्राइम का जो सिनेरियो है वो पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में बदलता जा रहा है, डिजिटल क्राइम जो है वो फैलता जा रहा है, जैसे साइबर क्राइम हो गया, जो फ्रॉड चल रहे हैं, क्या उसी को देखते हुए इसको ये जो पैटर्न है इसको टफ किया गया है? मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आपको एक मेंटली स्किल्ड एस्पिरेंट चाहिए तो उसके लिए ग्राउंड को डिफिकल्ट करने का क्या औचित्य है? जो ऑलरेडी ग्राउंड के पैटर्न थे वहीं पे आपने ग्राउंड क्यों नहीं करवाया? सेम ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल प्रदेश पुलिस ने ही आज तक ग्राउंड करवाए हैं और इस बार भी वही है। तो उसने ग्राउंड को डिफिकल्ट क्यों किया है? जैसे आपको मैंने बताया कि हाई जंप जो था पहले 4.2 था बॉयज़ के लिए, वो 4.5 है, गर्ल्स के लिए 3.2 था, वो 3.7 है। तो ये जो एक्सट्रीमली सडन इंक्रीज जो है वो बच्चों को, अच्छे बच्चों को आने ही नहीं देगा, मुझे ऐसा लगता है जी। जो सीरियसली बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं वो शायद ये आसानी से क्रैक नहीं कर पाएंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। यदि वो काफ़ी 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है वो कर जाएं, मगर सबसे नहीं हो पा रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन्हें यहाँ दिक्कत आ रही है। दूसरी बात क्या है कि अगर आपको ये लगता है कि आपने ऐसी टीम बनानी है जो आपको साइबर क्राइम एंड ऐसी चीज़ें जो आजकल डिजिटल वर्ल्ड में देखी जा रही हैं, तो आपको एक मेंटली स्किल्ड फोर्स चाहिए। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, SSC GD बोलते हैं, और अग्निवीर हो गया, तो उन्होंने रिटर्न को पहले करवा दिया ताकि जो बच्चे छटके आएंगे वो रिटर्न क्वालिफाई करके आएंगे। तो मीन्स उनको लिटरेट, थोड़ा सा लिटरेट बच्चा चाहिए जो आगे निकल के आएगा। अब उदाहरण के तौर पे कोई बच्चा बहुत ग्राउंड में अच्छा है, उसके फिजिकल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बट उसका पैमाना क्या है स्टार्टिंग में कि रिटर्न क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऐसे बच्चे जो अक्सर एथलेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं वो पढ़ने में थोड़े कम पाए गए हैं, तो उनसे अग्निवीर आर्मी का या SSC GD का रिटर्न ही क्रैक नहीं होगा, तो वो तो आगे नहीं जा पाए उसके अंदर। तो समझ में आता है कि इनको फिर बहुत एथलेटिक लोग नहीं चाहिए, इनको चाहिए जो पढ़ाई में अच्छे होने चाहिए, उनके बाद फिर ग्राउंड होगा। हिमाचल प्रदेश में उलट है, ग्राउंड भी काफी डिफिकल्ट कर दिया, मींस पढ़ने वाला बच्चा जो है वो शायद इसे क्रॉस ना कर पाए, तो रिटर्न भी डिफिकल्ट है, तो दोनों ही डिफिकल्ट हैं। तो एक क्लैरिटी मुझे भी नहीं आ पा रही कि एक्चुअल में हिमाचल प्रदेश की सरकार या हिमाचल प्रदेश पुलिस का इसके पीछे क्या मतलब टारगेट है कि वो क्या चाह रहे हैं। अगर आप साइबर क्राइम की हम बात करते हैं तो आप कंप्यूटर के कुछ 10 क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर सकते थे। अच्छा, वो भी नहीं है उसमें? वो भी नहीं है कि आप IT के कुछ हैं उस फील्ड से कोई 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन डाल दीजिए, तो हम भी उनको वो सिलेबस पढ़ाते, उनको अवेयर करते और समझ में आता। आपके जो टॉपिक्स हैं वो जनरल हैं और ग्राउंड आपका डिफिकल्ट है, तो फिर ये दोनों चीज़ें डिफिकल्ट करना इज क्वाइट बिजार। ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट हुआ है। ओके, तो जैसे कि सर आपके भी कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा इस बार एग्जाम के लिए, तो आपको तो पक्का पता होगा इस चीज़ के बारे में। बहुत सारे लोगों के ना फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते हैं, आपके हिसाब से क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चे करते हैं जिस वजह से ये हो जाता है? जी, सबसे कॉमन मिस्टेक होती है डॉक्यूमेंटेशन की। जो सिग्नेचर या फोटो अपलोड करना या कोई डॉक्यूमेंट मांगा है उसे ठीक से अपलोड ना करना, उसमें लिखा होता है कि ब्लर नहीं होनी चाहिए या ये साइज होना चाहिए या ऐसा या और भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो अपलोड के टाइम पे आप गलती करते हैं, तो वो एक कारण है बड़ा रिजेक्ट होने का। दूसरी चीज़ क्या मैंने पाई है कि टाइपिंग मिस्टेक भी करते हैं कई बार बच्चे। जैसे SSC GD की एक बच्चे की हाल ही में फॉर्म रिजेक्ट हुई मेरे स्टूडेंट की, तो उसने एड्रेस जो लिखा हुआ था अपना चंबा डिस्ट्रिक्ट और ये सब चीज़ें, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक की हुई थी और उसके बेसिस पे उसकी फॉर्म रिजेक्ट हुई। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि पिछले कई समय से बच्चे जो है खुद पे फेथ नहीं कर रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। वो साइबर कैफ़े में जाते हैं और साइबर कैफ़े में जो व्यक्ति काफ़ी टाइम से फॉर्म फिलअप कर रहा है उसे पता है कि कैसे फॉर्म रिजेक्ट होती हैं, तो वो कॉन्शियस है, वो आपसे पैसे ले रहा है, तो नेचुरली उसने कोई मिस्टेक नहीं करनी है, तो वहाँ फॉर्म बच्चे आजकल फिलअप करवा रहे हैं। रही बात अभी नई जो डाउट आई है वो सब कैटेगरी वाली ऑप्शन की है। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस के अंदर
कैटेगरी और सब कैटेगरी दो चीज़ें होंगी। कैटेगरी वही SC ST OBC है, कैटेगरी आ गई। उसके नीचे का कॉलम जो है वो सब कैटेगरी का था कि जैसे आप अगर ST हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं और साथ में BPL भी हैं तो BPL आपकी सब कैटेगरी सब कैटेगरी हो जाएगी। तो उसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन में शायद आपकी सब कैटेगरी के जरिए भी आपको फिल्टर करेंगे कि आपकी सिलेक्शन उसके बेसिस भी आपको प्राथमिकता मिल सकती है कि चाहे आप ST हैं प्लस BPL भी हैं, कोई और ST है सिर्फ और वो BPL में नहीं है तो शायद आपको मौका मिलेगा, आपके मार्क्स सेम भी हुए तो। मेरा ये मानना है कि सब कैटेगरी वाला ये एंगल होगा। तो कई बच्चों की सब कैटेगरी नहीं आई है, वो चिंतित है कि क्या है, हमने तो भरी है सब कैटेगरी। तो मैंने पता करवाया तो उन्होंने मुझे यही कहा है, जहाँ तक कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई है, कि जब एग्जाम ग्राउंड के टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन होती है तब आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पे चेक किए जाते हैं और उसके बेसिस पे फाइनल जो लिस्ट है वो तैयार की जाती है। तो फिलहाल अगर सब कैटेगरी वाली ब्लैंक आपके एडमिट कार्ड में आया है तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। ओके जैसे सर आमतौर पर बाकी एग्जाम्स में भी देखा जाता है कि जो मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया होता है जो कैंडिडेट का, हायर एजुकेशन वाले भी एलिजिबल होते हैं उन एग्जाम को देने के लिए। क्या इसमें भी ऐसा है सर? जी बिल्कुल, इसमें कोई भी दे सकता है। अगर जनरल कैटेगरी में है तो 26 साल और SC ST OBC में है तो 27 और 28 साल तक एग्जाम दे सकते हैं। इस बार 2 साल की रिलैक्सेशन दी गई है सब कैटेगरी, सारे कैटेगरी को, सभी कैटेगरी वालों को भी और जो अनरिजर्व में आते हैं तो जैसे उनको 23 से 25 कर दिया गया है। ठीक है, 24 से 26 कर दिया गया, 24 से 26 कर दिया गया, 2 इयर्स की जो एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन ठीक है। ओके, तो जैसे ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें अदर स्टेट्स के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं कि सिर्फ हिमाचल के? हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड हिमाचली, हिमाचल प्रदेश। चलो कहीं तो रिलैक्सेशन मिली। जैसे अभी तो चलो फॉर्म भर दिए गए हैं, पर नेक्स्ट टाइम के लिए अगर सपोज कीजिए कि किसी कैंडिडेट को पता चल गया कि उसने फॉर्म में कुछ गलती कर दी, फॉर्म सबमिट कर दिया, तो उसको करेक्शन करवाने का कोई प्रोसेस होता है? करेक्शन करवाने की एक डेट रिलीज की जाती है जो अब एंड हो चुकी है। जब भी हाँ जी फॉर्म की लास्ट डेट होती है तो उसके बाद जो है एक और डेट आती है कि अगर आपने चाहे कुछ करेक्शन करनी है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो डेट खत्म होने के बाद करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं होता। कोई ऑप्शन नहीं होता है ना, मतलब अगर गलत कर दिया तो फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर अब डिपेंड करता है कि जब आपका ग्राउंड होता है तो ग्राउंड के टाइम पे अगर आप कुछ करेक्शन, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने अपने नाम में ही गलती कर दी है, सपोज आपका नाम है मान लीजिए कि साहिल कपूर है और आपने वहाँ कपूर में कुछ गलती कर दी है, तो ऐसी करेक्शन के चांसेस बाद में भी पॉसिबल हैं। एक एफिडेविट बनाना पड़ता है तहसीलदार या STM से और उस एफिडेविट के दम पे आप ऐसा कह सकते हैं मुझसे ये फलनी गलती हुई थी। 10th की मार्कशीट लगानी पड़ती है टू वेरीफाई दैट, और कोई बड़ा इतना हेक्टिक प्रोसीजर नहीं है। अगर आपकी फॉर्म एक्सेप्ट हो चुकी है और आपको ग्राउंड के लिए लेटर आ चुका है, एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, तो माइनर मिस्टेक्स आपकी सिलेक्शन को रोक नहीं पाएंगी। नहीं रोक पाएंगी, क्या बात है सर। ठीक है, ओके। अब जैसे ऑनलाइन प्रोसेस है, सारा का सारा ऑनलाइन ही करना पड़ता है। ऑफलाइन पहले हुआ करता था, अब नहीं होता है ना? अब नहीं होता है। तो क्या ऑफलाइन के टाइम पे भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी बच्चों को कि गलत कर दिया? हाँ जी, ऑफलाइन के टाइम पे फॉर्म रिजेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते थे क्योंकि ऑफलाइन के ऊपर फॉर्म फिलअप कोई और कर रहा होता था, आगे आपने उसमें आगे सेंड करनी है, भेजनी है, टाइम पे नहीं भेज पाएंगे, स्पीड पोस्ट किया तो एड्रेस गलत डाल दिया आपने, तो ये चीज़ें पाई गई हैं। तो ऑनलाइन में क्या है कि आपके पास अगर अभी डेट लास्ट डेट पड़ी हुई है तब तक आप अगर उसको सबमिट कर देते हैं तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। चिंता वाली बात नहीं है। तो दूसरे जो तरीके थे पुराने वाले, उसमें ज़्यादा चांसेस थे फॉर्म के रिजेक्ट होने के। ओके, अभी जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा कि डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है जब फिजिकल जो फिटनेस टेस्ट जो बंदा देने के लिए जाता है। एग्जैक्टली। तो जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, मतलब किस फॉर्मेट में कैसे लेके जाए लोग की, मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए? देखिए, आपकी एक डॉक्यूमेंट की एक फाइल होती है बनाई हुई, आप उसी ही फाइल के अंदर उसको लेकर जाएं डॉक्यूमेंट्स को, और सारे ही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं। जैसे मुझसे कई क्वेरी ऐसी भी आई कि है क्या मैं हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेके जाना है या कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है? सारे ही सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, सारे के सारे, बिल्कुल सारे, जो आपने ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाने हैं, जो आपने वहाँ अटैच किए हैं। और कोई एक्स्ट्रा भी डॉक्यूमेंट है तो उसको भी लेकर जाइए, पूरी फाइल लेकर जाइए आप वहाँ पे। कोई सिलेक्टिव डॉक्यूमेंट मत लेके जाइए, पूरी फाइल में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो लेकर जाइए। जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो आप वहाँ पेश करिए। राइट, ओके, ठीक है। तो जैसे एक सवाल है
जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ लोग जो है वो फिजिकली फिट नहीं होते हैं या फिर फिजिकल इतना मतलब ज़्यादा एंड्योरेंस नहीं दिखा पाते, लेकिन पढ़ाई में अच्छे होते हैं। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको पता है कि मैं रिटर्न निकाल जाऊंगा, लेकिन जो वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की जो वो प्रिपरेशन कर रहा होगा, तो मतलब ऐसा वो क्या करे कि उसका जो एंड्योरेंस है वो उस लेवल का बढ़ जाए। मतलब इतना तो पता है कि हाँ भाई चलो वो रनिंग करेगा तो ठीक होगा, पर कुछ ऐसे मतलब टिप्स होते हैं, है ना, कि जैसे रन कैसे करना है, वॉक कैसे करना है ना, रनिंग के लिए पाँव कैसे वो करना है, तो उस टाइप की कैसी मतलब कोई हो। देखिए जी, जो मेरे ट्रेनर हैं ये मैंने उनको जिम्मेवारी दी हुई है। अच्छा और वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं उसको जी, क्योंकि मेरी फील्ड जो है वो टीचिंग की रही है। तो मेरा वहाँ जाके मेन काम क्या होता है ग्राउंड पे जी कि बच्चों की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, उनको मोटिवेट करना और जितना पॉसिबल है उनको गाइड करना, और उनके जो मन में डाउट्स होते हैं कि या पैनिकिंग होती है, तो मेरा रोल वहाँ एज अ गाइड और मोटिवेटर रहता है ग्राउंड के ऊपर। जो हमारे ट्रेनर हैं वही उनको बताते हैं कि आपने कैसे इंप्रूवमेंट करनी है। बट फिर भी 2-4 बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा इसके अंदर। कई बच्चे हैं जो पूरा दिन जो है अपने आप को ग्राउंड में झोंक देते हैं, इससे इंजरी होने का चांस है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर तैयारी नहीं करी पिछले 4-5 महीने से और सडनली आप बोलेंगे 1 महीने के अंदर मैं इंप्रूव कर लूंगा, वो नहीं होता है। बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी 1 महीने के अंदर, एक बात है। दूसरी बात क्या है कि सारा दिन ग्राउंड में रहने के बाद बॉडी थक जाएगी और रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, तो और स्ट्रेस भी आएगी कि हम इतना कर रहे हैं और फिर भी नहीं हो रहा है। जो बॉडी है हमारी, अगर हम ठीक से हार्ड वर्क करेंगे तो 2-3 घंटे से ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे ग्राउंड के अंदर। तो वो दिल को तसल्ली होती है कि हम पूरा दिन बैठ के ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बॉडी को रेस्ट दीजिए, रेस्ट देने के बाद अपने आप को एनालाइज करिए। जैसे कई बच्चे जो होते हैं हाई जंप की प्रैक्टिस कर रहे हैं और 3-3 घंटे से लगे हुए हैं। सपोज 3 तरह की एकेडमी का सेटअप लगा हुआ है ग्राउंड के अंदर, तो कभी एक के उसमें कूद रहे हैं, दूसरे वाले में कूद रहे हैं, तीसरे वाले सेटअप में कूद रहे हैं। वो सोच भी जितनी बार हम लगाएंगे उतना हम इंप्रूव होंगे, ऐसा नहीं होता है। लगातार वो चीज़ करने से, सेम चीज़ करने से वो जो माइंड सेट है कि हम इंप्रूव कर जाएंगे, नहीं, बॉडी ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है उनको। तो उनको ये लगता है कि हम 3-3 घंटे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इंप्रूव भी नहीं हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि रिलैक्सेशन भी बॉडी को ज़रूरी है। थोड़ा काम एंड कंपोज रहिए, रिलैक्स रहिए, 2-3 घंटे ग्राउंड पे दीजिए। अगर होना रहेगा इंप्रूव तो हो जाएगा। अगर आपकी कुछ ऐसी एफिशिएंसी पहले रही है, तो जब आपने बिल्कुल ग्राउंड पे टाइम नहीं दिया 3-4 महीने से और अब आप चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर हो जाए और एक्सेस में कर रहे हो सकता है कि आप जो है ग्राउंड के टाइम पे इंजरी कर बैठे अपने आप को। ओके, ये भी चांसेस हैं जी। अभी जैसा आपने बताया कि आपके एक ट्रेनर हैं जो बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं फिजिकली, थोड़ा सा इनके बारे में बताइए, क्या इनका बैकग्राउंड है, कैसे? इसका जो बैकग्राउंड है, इसने अपने प्राइम ईयर्स हैं कबड्डी के लिए दिए हैं और अभी हाल ही में नेशनल भी खेल के आया है। तो 3 टाइम्स है नेशनल खेल के आया हुआ है। और हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट से कबड्डी, हिमाचल प्रदेश की कबड्डी वाली टीम में चयन होने वाला यही एक व्यक्ति है। इनका नाम क्या है सर? इनका नाम रोहित धवन है। रोहित धवन है। हाँ जी। सर, आपके जो कैंडिडेट्स हैं सच में वो बहुत ज़्यादा लकी हैं कि इस तरीके का जी। जो एक मतलब फिटनेस का एक आप आइकन ही बोल सकते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट चंबा से जो कबड्डी टीम में जो आगे गए हैं, वो उनको ट्रेन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बोला कि बॉडी को ट्रॉमा में नहीं डालना है, उसको प्रॉपर रेस्ट करने का टाइम भी देना है, बिल्कुल सही है सर। सो डाइट के उसमें क्या किया जा सकता है सर? देखिए जी, डाइट का इतना बड़ा रोल अब नहीं इसमें मैं कहूँगा, क्योंकि होता क्या है ना कि 1 महीने के अंदर आप डाइट प्लान बनाएंगे भी तो आपकी बॉडी उस डाइट को जो है यूटिलाइज नहीं कर पाती 1 मंथ के अंदर। हम ये पॉडकास्ट कर रहे होते हैं 3-4 महीने पहले। जैसे आप जिम जाते हैं तो आपको डाइट प्लान बताए जाते हैं, तो आपकी बॉडी उस नए डाइट प्लान के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड नहीं करती है बहुत जल्दी। ये बॉडी जो है इट टेक्स सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टू रिस्पॉन्ड। आई थिंक बॉडी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती आपको डाइट प्लान के अकॉर्डिंग। तो मुझे लगता है कि हल्का खाना खाएं और रेस्ट बहुत ज़रूरी है फिलहाल इस समय पे। आउटिंग और जो बाहर रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे बॉडी तो खैर कुछ होने वाला तो नहीं है फिलहाल 1 महीने के अंदर, मगर ये होगा कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो आपको हो सकता है कि आप 1 आध वीक या क्योंकि मौसम फिलहाल चेंज हो रहा है तो बीमार पड़ सकते हैं।
बीमार उस पड़ एंगल से सकते मैं हैं। कहूंगा कि बाहर का खाना वगैरह ना खाएं जी और बिल्कुल। अच्छा सही खाना खाएं। जी। मगर बॉडी के अंदर कोई स्पेसिफिक डाइट से आपको एक महीने में इंप्रूवमेंट होगी ऐसा तो कोई भी आई थिंक बता नहीं पाएगा कि वैसी चीज जी। खा लीजिए और आप उससे जो इंप्रूव कर जाएंगे। नहीं नहीं, सही एक बात है, महीने में नहीं होती इंप्रूवमेंट ठीक बोला वैसी आपने। वाली। हाँ तो जी। जैसे आमतौर पर जैसे जैसे अभी जो रिक्रूटमेंट निकली थी, फॉर्म्स वगैरह भरे थे, अब बच्चों के जो है वो रोल नंबर्स वगैरह आना शुरू हो गए हैं, राइट? बिल्कुल आ गए। तो मतलब फॉर्म भरने के बाद से लेकर फिजिकल फिटनेस का जो टेस्ट होता है, आमतौर पर मतलब कितना मतलब गैप होता है इन दोनों डेट्स में? अप्रोक्सीमेटली फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है वो ये रियली डिपेंड्स। जैसे ठंड का मौसम था तो डिले किया गया, अदरवाइज बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फॉर्म फिलअप होने के 15-20 दिन के जो है बाद ग्राउंड स्टार्ट हो जाते हैं। ग्राउंड स्टार्ट हो जाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल यही तो पैटर्न रहा है। ओके। जैसे पर इस बार ये हुआ कि फॉर्म फिलअप हुए दिसंबर के हाफ मंथ तक, तो फिर मौसम ऐसा है हमारे चंबा और हिमाचल का कि आप दिसंबर या जनवरी में ग्राउंड नहीं करवा सकते हैं। तो टेंटेटिव डेट्स आई थी जनवरी के महीने की कि 1 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक चंबा में ग्राउंड होंगे। जी। तो उसको लेके बच्चे काफ़ी पैनिकिंग में आए थे कि क्या होएंगे। तो फिर मैंने उनको क्लैरिफाई किया था कि ये मतलब टेंटेटिव का मतलब होता है कि पुलिस ने अपनी तैयारी के लिए एक शेड्यूल बनाया हुआ है। तो अभी 2-2.5 महीने का टाइम मिला है बच्चों को तैयारी करने के लिए। अब तो सर ये तो थे थोड़े से मतलब ग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस। अभी आते हैं आपके अपने सब्जेक्ट पे, जी, क्योंकि आपको टीचिंग अच्छी लगती है। बिल्कुल। तो ये जो टाइम होता है 15 दिन का, जैसे आपने बताया आमतौर पर होता है, क्या अगर इस 15 दिन के अंदर कोई बच्चा प्रिपेयर करना चाहे तो कर जाएगा प्रिपेयर करके? मैं रिटर्न की बात कर रहा हूँ। रिटर्न भी नहीं इतनी जल्दी तैयार कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तैयार, मतलब रिटर्न मुझे लगता है कि फिजिकल से ज़्यादा मुश्किल रिटर्न होता है तैयार करना। जैसे बॉडी जल्दी खुद को जो है रिस्पॉन्ड नहीं करती जी इतनी जल्दी, वैसे ही जो ब्रेन है वो जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। जी। बट ये ज़रूर है कि अगर आप 2 महीने या 2.5 महीने सीरियस रहें और अच्छी गाइडेंस में करें। गाइडेंस का मतलब ये हुआ कि आपका मैथ्स वीक है, तो जो आपका जो मेंटोर है वो आपको बताएगा कि यार मैथ्स के ये चैप्टर हैं, इनको तैयार करो, ये आसान है, यहाँ से क्वेश्चन इजी आते रहे हैं, उनको तैयार करो। और जो तेरा अच्छा सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी ग्रामर अच्छा है या तेरा रीजनिंग अच्छा है या तेरी कुछ हद तक इंग्लिश अच्छी है, तो उस पर फोकस कर। तो टाइम का डिवीजन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिटर्न के अंदर। जो जिसका मान लो अगर मैथ्स अच्छा नहीं है, अगर मैथ्स अच्छा है उसकी, सपोज की हिंदी अच्छी नहीं है, तो हिंदी के वो कौन से चैप्टर हैं जिनको ईजिली करके जो है वो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तो वो एक होता है। पर कोई ये कहे कि जिसका मैथ्स बिल्कुल खराब है और उसको 2 महीने में आपने उसका मैथ्स इंप्रूव कर दिया, तो नहीं होता है। नहीं होता है। रीजनिंग हो जाती है जी, 1-1.5 महीने के अंदर रीजनिंग कर सकते हैं कि रीजनिंग के अंदर बहुत टेक्निकली इतना आपको जो है वो एनालिसिस नहीं करना पड़ता क्वेश्चन का, सर्टन पैटर्न पे क्वेश्चन होते हैं वो कर सकते हैं। पर मैथ्स सबसे बड़ा चैलेंजिंग होगा यहाँ पे, क्योंकि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है, और आप अगर मैथ के क्वेश्चन में एक बार हाथ डाल देते हैं तो उससे निकलना बहुत मुश्किल बाहर होता है, क्योंकि आपने टाइम को इन्वेस्ट किया होता है 2 मिनट 3 मिनट, तो आपको हमेशा लगता है मैथ्स के अंदर कि आप आंसर के बिल्कुल पास है, तो कई बार आप नहीं होते हैं पास, तो आपका टाइम बहुत ले जाएगा वो। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि स्टूडेंट मैथ्स में वीक है तो हम उसको बोलेंगे कि सारा सिलेबस को तू मत पढ़, ये चैप्टर हैं 10 में से 5 ये चैप्टर ऐसे हैं जिसको आसानी से तू कर सकता है, तो बाकी को तू छोड़ दे। नेगेटिव मार्किंग है तो वैसे भी कोई अटेम्प्ट करने का फायदा नहीं होगा, जो डिफिकल्ट चैप्टर है तुम 5-7 चैप्टर्स को पढ़ने के साथ बाकी जो सिलेबस है उसको ठीक से करो, तो 2-2.5 महीने में अच्छी प्लानिंग से भी एग्जाम क्रैक हो सकते हैं। ये मेरा मानना है। सही है। तो जैसे किस मतलब कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करें या कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें जिसके साथ जो है प्रोबेबिलिटी जो है सिलेक्शन की बन जाए ज़्यादा? तो इस बार सिलेक्शन को डिसाइड करेगा मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि 90 मार्क्स का ये एग्ज़ाम है, 90 मार्क्स का है। इसमें 20 मैथ्स, 20 इंग्लिश और 20 हिंदी, तो 60 तो यही हो गया। 10 की रीजनिंग में, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन है जी, तो 10 क्वेश्चन के अंदर 7 या 6 हर कोई लगा लेगा। मैं ऐसा कह रहा हूँ आपको, 10 में से 7 और 6 क्वेश्चन हर कोई लगाएगा, और जो अच्छा होगा थोड़ा सा वो 10 में से 9 लगा देगा। जो एवरेज है, एवरेज लोग भी 10 में से 9 क्वेश्चन रीजनिंग के ठीक कर देते हैं जी। मैथ्स जो है वो 20 एंड 20 इंग्लिश और 20 हिंदी है, ये 3 जो सब्जेक्ट हैं वो इसमें बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं सिलेक्शन के अंदर।
ओके, और जिसकी इंग्लिश अच्छी है और मैथ्स अच्छी है उसको बहुत बड़ी एडवांटेज रहने वाली है बहुत बड़ी एडवांटेज रहने एग्जाम वाली के है। अंदर। करंट अफेयर्स तो नहीं आएंगे इस बार? करंट अफेयर्स भी आएंगे बट आएंगे। वही जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है 20 मार्क्स का, और इस 20 मार्क्स के अंदर करंट अफेयर इंक्लूडिंग वही अवार्ड्स, ऑनर्स, डिस्कवरीज, पर्सन इन न्यूज़ एंड कोई प्लेस इन न्यूज़ आ गया, या इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिस्कवरीज, मैंने ये सारे जो चीज़ें हैं जनरल अवेयरनेस की वो आएंगी। और जनरल अवेयरनेस में क्या दिक्कत होती है कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। अगर आप देखें, अगर इंडियन पॉलिटी है तो सर्टन उसका सिलेबस होता है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पर जनरल अवेयरनेस के अंदर बेशक वो 20 मार्क्स की है पर क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अब आपको मैं बताता हूँ, जी, फॉर एग्जाम्पल जैसे एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है उसमें 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन इंग्लिश। तो जो सीजीएल और एसएससी जीडी इत्यादि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि वो पहले से ही मैथ्स और इंग्लिश को जो है बहुत अच्छे से तैयार कर रहे होते हैं। तैयार कर रहे तो होते हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम उनके लिए इजी बन चुका है, Easy जो उस बन एग्जाम चुका की है। लगातार तैयारी कर रहे थे। जी, जैसा कि आपने बताया कि मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी जो है ये डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे। राइट, अब मैथ्स जो है उसका सबसे ज्यादा ट्रॉमा होता है बच्चे के दिमाग के अंदर कि यार कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक क्या कोई ऐसा तरीका है कि अगर सपोज करो कि मैथ्स उसका अच्छा है, कई बार ऐसा होता है कि मैथ्स अच्छा भी है लेकिन जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में इतना वक्त लग गया बंदे का कि वो आगे के क्वेश्चन ही नहीं कर पाया और उसका आधा छूट जाता है वहां पे। ठीक है। तो मतलब उस चीज को कैसे ओवरकम किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक है। देखिए, दो तरह के टीचर होते हैं जी। एक होते हैं जो स्कूल के टीचर होते हैं। स्कूल के टीचर एक सर्टेन पैटर्न से मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि स्कूल के टाइम पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है प्योरली मैथमेटिकल स्किल के ऊपर जी, जिसमें आपको एक पूरा पेज भरते हैं, आप उसमें लिखते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही हुआ है। आज की डेट में अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देना है और उसमें अगर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने, तो आपको सर्टेन शॉर्टकट्स और एनालिटिकल पावर लगानी पड़ती है उसके अंदर। तो जो कोचिंग वाला टीचर होता है उसके पास ये एबिलिटी होती है, क्योंकि उसने जो है उसको ये पता है कि अगर क्वेश्चन कोई है, मान लो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और 10 क्वेश्चन को 20 मिनट में करना है या 30 मिनट में करना है, तो पर क्वेश्चन उसके पास टाइम 2 या 2.5 मिनट का है। तो 2-2.5 मिनट में अगर बच्चों से करवाना है तो मेरे को एज अ टीचर वो 30 सेकंड में सॉल्व करना होगा। तो 30 सेकंड में मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ वो मुझे बच्चों को बताना पड़ेगा। तो मैं 30 सेकंड में कर रहा हूँ उस अप्रोच से, तो ही अप्रोच पे बच्चा करेगा तो वीक स्टूडेंट भी उसे 2-2.5 मिनट में कर लेगा। तो हमारी ये टास्क ये है कि कन्वेंशनली जो मैथ्स पढ़ाया जाता है उससे हटके मैथ्स करवाया जाए, ताकि सर्टेन पैटर्न से क्वेश्चन वो लगाया जाए। तो मेरा ये मानना है कि जो बच्चे स्कूल के टाइम से मैथ्स में अच्छे होते हैं और वो भी इन क्वेश्चंस को लेंगे और कहेंगे कि हम इनको दिए हुए टाइम में ख़त्म कर सकते हैं, तो इतना आसान नहीं होता है जी। वो एक अलग तरीका होता है मैथ्स को करने का, और ये तरीका कॉम्पिटिटिव वाला थोड़ा सा अलग हो जाता है सॉल्व करने जी, ओके। आपके पास स्टूडेंट्स जो है इस वक्त वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। मैं रिटर्न की बात करूँ, फिजिकल तो कर ही रहे हैं, रिटर्न के एग्जाम की तैयारी सर आप किस तरीके से बच्चों को करवाते हैं, किस तरीके से करवा रहे हैं? रिटर्न की जो क्लासेस हमारे यहाँ होती हैं वो 10 to 4 होती हैं और लगभग 5.5 घंटे का ये शेड्यूल रखा हुआ है। ये मैंने लेंथ इसलिए रखा है क्योंकि जो बच्चा हमारे पास इतने घंटे पढ़ता है उसका सिलेबस लगभग 2.5 महीने में निपट जाता है, 2.5 महीने में। और ये मैं बच्चों को बोलता हूँ कि 2.5 महीने के बाद हम सिलेबस को रिपीट करते हैं, 2.5 महीने के बाद। तो 2.5 महीने का टाइम जो है वो इस सिलेबस के लिए सफिशेंट है निपटाने के लिए। जो सिलेबस है अगर आप 5.5 घंटे क्लासेस करवाते हैं तो इसमें प्राइमरीली मैं इंग्लिश और मैथ्स को डील करता हूँ और करंट अफेयर, 3 चीज़ें मैं इनको डील कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश और मैथ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एग्जाम के अंदर। तो मैंने ये सोचा है कि ये दोनों सब्जेक्ट चाहे बैचेस हमारे 3 बन जाएं या 4-5 बन जाएं या 6 बन जाएं, मैंने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम मैथ्स और इंग्लिश के अंदर मैं खुद इन्वॉल्व रहूं, क्योंकि अगर मैथ्स और इंग्लिश बन गया उनका तो सिलेक्शन श्योरली वहां से कंफर्म है। प्लस इस बार जो कैडर है वो हिमाचल कैडर है। पहले क्या था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ही आपका कैडर होता था, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज कंपटीशन होगा और वहीं से कट ऑफ बनेगी कि चंबा डिस्ट्रिक्ट का ये टॉपर है और ये कट ऑफ यहाँ से चंबा डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसीज अलग होती थी, कांगड़ा की अलग होती थी, हमीरपुर की अलग होंगी। इस बार ऐसा है ही नहीं, पूरा एक ही है, पूरा एक ही है। कट ऑफ बनेगी हिमाचल के लेवल पे। अब आप देखिए जरा कितना कॉम्पिटिटिव माहौल होने वाला है। जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे हमीरपुर या हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं कांगड़ा,
यहाँ के बच्चे अमूमन गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बहुत पहले से करते हैं जी। हम्म, रिसोर्सेस काफ़ी उनके पास, पैसे हैं, तो तैयारी वो कर रहे होते हैं। हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट या अपर हिमाचल जो है, वहाँ ये है कि उनके पास इनकम सोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं है फैमिली के पास। वो लगातार बच्चे को एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करवाते हैं। अब जैसे ग्राउंड वो निकालेगा, फिर वो बच्चा आने वाला है 2-2.5 महीने के लिए, उतना ही उसके पास रिसोर्स है चंबा में रहने का या खर्च करने का। तो उसका कंपटीशन फिर पैन हिमाचल है, तो उसे अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि चंबा में बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि जो तैयारी कर रहे हैं, मगर जो एक ग्राउंड जो टफ कर दिया है, तो उस टफ ग्राउंड को हमारे ज़्यादातर गांव के बच्चे निकालने वाले हैं, जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते रहे हैं जी। और वो जिनका मैथ्स और इंग्लिश वीक होती है। तो मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि वो जब इधर आएगा रिटर्न में, तो उनका मैथ्स और इंग्लिश कैसे फिर इम्प्रूव करना है, क्योंकि उसका कॉम्पिटिशन दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों से भी है। तो मैं इस बार बहुत कंफ्यूज हूँ कि एक तो हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट और प्लस पुलिस डिपार्टमेंट ने आपस में अगर मीटिंग की होगी, तो 3 बदलाव कर दिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज कैडर नहीं होगा, इस कारण से भी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलप्ड हैं और जो कम डेवलप्ड हैं, उनको डिस्पैरिटी जो उनके बीच में एजुकेशनल, आपने उनको एक बराबर में खड़ा कर दिया। एक तो ये किया। दूसरा, आपने ग्राउंड को डिफिकल्ट किया। तो ग्राउंड को डिफिकल्ट करने से जो अच्छा स्टूडेंट है पढ़ने वाला, वो फिल्टर हो जाएगा, वो तो आ नहीं पाएगा। जो बहुत अच्छा है मगर उसका ग्राउंड अच्छा नहीं है, अगर ऐसा है तो। तीसरी बात जो है, नेगेटिव मार्किंग का रोल इसके अंदर। अक्सर 3rd क्लास जो एग्जाम होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो क्लास 3 एग्जाम होते हैं, चाहे आप हिमाचल प्रदेश के अलावा राजस्थान कांस्टेबल उठा लीजिए, पंजाब कांस्टेबल उठा लीजिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो क्लास 3 के बच्चों की हमेशा से ये रूटीन रही है कि क्वेश्चन सारे कर देने हैं। अब ये जो टेंडेंसी आपकी होती है कि क्वेश्चन सारे कर देना और बड़ा सोचना नहीं उस बारे में, जैसे एग्जांपल देता हूँ, क्लास 1 एग्जाम की जो बच्चा तैयारी करता है, उसे पता होता है कि मुझे कितना क्वेश्चन आ रहा है और कितना मुझे अपना को रोकना है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है नेगेटिव मार्किंग के लिए। तो क्लास 1 बच्चे को जब हम तैयार करते हैं, या हमने जब खुद तैयारी की, तो हमें यही समझाया गया कि अपने माइंड पे कंट्रोल करना है, क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि आपकी रीच कितनी है इसके ऊपर, कि आप इसको 50% एनालाइज कर पा रहे हैं कि 70% एनालाइज कर पा रहे हैं। फिर आपने जाकर उसको अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग रोल है वहाँ पे। अक्सर क्लास 3 बच्चों के पास वो कंट्रोल नहीं होता कि हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ये क्वेश्चन हमें कितना आता है। उसकी उतनी स्टडी होती नहीं है कि वो उसको फिल्टर कर सके जी। तो उसने मान लो राष्ट्रपति कोई पढ़ा है ग्रीक का, तो ग्रीस का आएगा तो उसका वो कर देगा, क्योंकि उसको इतना डेप्थ में नहीं गया वो, इन 2 शब्दों में फर्क भी है, उसे पता ही नहीं है। तो उसको टिक कराएगा, तो नेगेटिव मार्किंग वहां पे उसे वहां तंग करेगी। बिल्कुल, ये चीज है। ठीक बोला आपने। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बड़े रिमोट इलाके के होते हैं, बिल्कुल, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचिंग को। तो मतलब अगर उनको अपने दम पे कोचिंग करनी हो, अपने दम पे उसकी प्रेपरेशन करनी हो, तो वो कैसे मतलब करे? कोई ऑनलाइन सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं जहां से वो कर सकते हैं? देखिए, आज की डेट में तो बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जी, बट मैंने अभी आई थिंक 3-4 दिन पहले इस चीज़ को क्लियरली कहा भी था। 1 वीक पहले मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है अपने बच्चों के लिए, मात्र 278 का। हाँ। तो उस पे कमेंट मुझे कैसे आए हैं कि ग्राउंड निकालना मुश्किल हो रहा है पहले, फिर काम उसे देखेंगे फिलहाल। मतलब ठीक बच्चों ग्राउंड की बहुत चिंता है। तो मैंने क्या करा है कि 278 रुपीज़ के अंदर मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। इस बार मेरा टारगेट क्या है कि मैं एक कम्युनिटी बिल्डअप करूंगा स्टूडेंट्स के। 278 मैंने क्यों रखा है? क्योंकि एटलीस्ट स्टूडेंट नीड टू बी सीरियस। वो 278 सिर्फ उसका सीरियस होने का चार्ज है, सीरियस होने का चार्ज। उसको वो मेरे को सीरियस लेना पहले तो। अगर बिल्कुल फ्री रखेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो उसे वो सीरियस लेता भी नहीं लेता है। एटलीस्ट उसे लगे कि नहीं, मैंने कोई कोर्स ज्वाइन किया है जी। तो 278 के अंदर उसको एनरोल करेंगे। जितनी क्लासेस में 5.5 घंटे वहाँ करता हूँ, उसे मैं लाइव भी छोड़ देता हूँ ऐप के ऊपर। हाँ, लाइव चलती है। आपकी अपनी एक ऐप भी है, ऐप एकेडमी की ऐप के ऊपर। जी। और इवनिंग टाइम पे मैं 1.5 से 2 घंटा जो है वो मॉक टेस्ट लगवाता हूँ उनके। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शाम को मैं 7:30 से लेकर 9 बजे तक जो है वो ये चीज़ करता हूँ। तो जो रिमोट इलाके के हैं, जिनके पास अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, वो ऑनलाइन तरीके से भी जो है मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड 2 और चीज़ें मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने
एक घोषणा ये भी की थी कि कोई अगर ऐसी बेटी हैं जिनकी फैमिली आय जो है 1 लाख रुपए से नीचे है, तो उसको हम जो है वो एब्सोल्युटली फ्री कोचिंग करवाएंगे, चाहे ऑनलाइन हो या या ऑफलाइन हो। जैसे मान लो अगर उसके कोई फैमिली रिलेटिव हैं यहाँ रह रहे हैं, उसे रहने का बंदोबस्त हो जाए, क्योंकि ऑफलाइन तैयारी में बहुत क्वालिटी होती है जी। स्टूडेंट को मैं सामने पकड़ के बताऊंगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे हो रहा है, ये क्वेश्चन वैसे हो रहा है जी। ऑनलाइन के अंदर उनके और मेरे बीच में जो कनेक्शन और ट्यूनिंग है उतनी नहीं बन पाती है, गैप होता है, गैप होता है एक, तो आप उनको पकड़ नहीं सकते हैं, या वो मुझे इतना क्वेरी मुझसे पूछ नहीं सकते हैं। वो एक मैसेज छोड़ेंगे, मैं रिप्लाई करूंगा 3 घंटे बाद, फिर उसको और क्वेरी आएगी, मैं 6 घंटे बाद उनको मैसेज करूंगा कि हर टाइम मैं क्वेरी तो आंसर नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, कई बार 1 दिन बाद भी उनको मैसेज का रिप्लाई जाएगा। तो वो उस टाइम पे उनकी जो थॉट थी कि यहाँ क्वेश्चन अटक रहा है, वो 6 घंटे बाद उनको रिप्लाई आ रहा कि क्वेश्चन ऐसे होता, तो वो उनके माइंड में जो एक लकूने क्रिएट हुआ था कि हम यहाँ फंस रहे हैं, वो छोड़ के किसी और थॉट में होते हैं। तो माइंड वो थॉट छोड़ चुका जो वहाँ फंसे हुए थे। Okay. और ऑफलाइन के अंदर जहाँ अटकता है तुरंत वो पूछेगा, तो वो लेयर बनती जाएगी उसके अंदर, जो क्लैरिटी की लेयर है जी। ये बिल्कुल लगता है मुझे। सर, अभी हिमाचल में कोई और रिक्रूटमेंट भी आने वाली है कि ये पुलिस वाली रिक्रूटमेंट ही है? क्योंकि इससे पहले तो मतलब 2 साल से आई थिंक ठप ही पड़ा था सिस्टम एकदम जी। पिछले 2 साल से हिमाचल प्रदेश में जो एक रिक्रूटमेंट आई है क्लास 3 लेवल पे, वो क्लास 3 लेवल पे यही है। इसके अलावा कोई और रिक्रूटमेंट नहीं है। कई बार न्यूज़पेपर क्लिप्स आती हैं कि पटवारी कितनी वैकेंसीज फिलअप करेंगे या जेबीटी और टीजीटी की वैकेंसीज फिलअप करेंगे, पर फिलहाल उनका दूर तक कोई निशान नहीं है। तो करेंगे अभी। हाँ, करेंगे फिलहाल ऐसे है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो क्लास 3 एग्जाम का वेट कर रहा होता है, क्योंकि वो चाहता है कि अपने ही डिस्ट्रिक्ट में सर्व करे या हिमाचल प्रदेश में ही सर्व करे, वो थोड़ा हताश क्यों है? क्योंकि ग्राउंड डिफिकल्ट कर दिया। तो पढ़ने वाला बच्चा जो क्लास 3 जॉब के लिए एस्पिरेशन रखता है, वो लिटिल बिट डिप्रेस्ड है कि अगर मेरे से ग्राउंड नहीं हुआ तो मैं आगे कंटिन्यूटी किस एग्जाम को देखकर करूं। वो है, पहले ये था कि ग्राउंड बहुत आसान होता था। ग्राउंड जैसे मान लो हमारे 100 बच्चे ग्राउंड में गए, पिछली बार तो ऐसा भी रहा है कि कई बच्चे ग्राउंड में आए ही नहीं है, कई लड़के नहीं आए ग्राउंड के अंदर, हफ्ता भर प्रैक्टिस किया हो गया उनका, इतना आसान था ग्राउंड निकालना। तो इस बार जो है, जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, ग्राउंड उसका क्वालिफाई नहीं होता, तो उसे नेक्स्ट ऑप्शन फिलहाल नजर नहीं आ रही कोई, अगला एग्जाम कौन सा हो देंगे। पटवारी की, पंचायत सेक्रेटरी की, JOAIT इत्यादि जो वैकेंसीज होती हैं, बहुत टाइम से नजर नहीं आ रही है। और जो बोर्ड इसके लिए बैठा है, इसकी ड्यूटी है क्लास 3 एग्जाम करवाना, राज्य चयन बोर्ड जो है, फिलहाल वो इनएक्टिव नजर आ रहा है, उसकी एक्टिविटी नजर नहीं आ रही कहीं पे भी। तो ये तो बड़ा मतलब स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय है बिल्कुल। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। देखिए जी, या तो गवर्नमेंट क्लियरली कहे कि हम सब कुछ प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, या तो ऐसा बोल दे। इससे क्या होगा कि बच्चा अपने वो स्किल डेवलप करेगा जहां वो प्राइवेट मार्केट में जो मार्केट डिमांड है, मार्केट फोर्सेस हैं, उनको वो सेटिस्फाई कर पाए, ऐसे स्किल वो बिल्डअप कर ले। उसे क्लैरिटी होनी चाहिए ना जी। हिमाचल प्रदेश में स्पेशली जो अपर हिमाचल है, वहां का बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तरफ झुकाव रखता है बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस फैमिली बैकग्राउंड से वो आता है उसके लिए सेफ प्लेटफॉर्म है जी। फैमिली को भी संभाल लेंगे और जॉब भी चलती रहेगी जी। ये सेफ है। मगर पिछले 2 साल से कोई ऐसी वैकेंसीज नहीं आना, ये स्टेट ऑफ डिप्रेशन है बच्चों के लिए। और गवर्नमेंट भी बहुत सीरियस नजर नहीं आ रही है कि वो इन बच्चों के बारे में सोचती है कि हमने कोई फटाफट, जैसे एक दौर था वीरभद्र की सरकार थी, जयराम ठाकुर की भी सरकार उसके बाद आई थी, तब वैकेंसीज बहुत निकलती थी। अभी दिक्कत क्या हुई है कि जब ये OPS को लागू किया सरकार ने, तो गवर्नमेंट का हिमाचल का बजट लगभग 57,000 करोड़ के आसपास का बजट है, तो 9,000 करोड़ रुपीस OPS पे खर्च होने वाला है। उसने सिस्टम थोड़ा सा खराब किया है, खराब कर दिया। हाँ जी, जिस कारण से गवर्नमेंट ने कोई नई वैकेंसीज नहीं निकाली है। प्लस गवर्नमेंट ने कई चीज़ों को प्राइवेटाइज भी किया है। जैसे हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड के अंदर 600 प्लस इंजीनियर्स और जो वर्कर की जो पोस्ट थी वो कैंसिल कर दी गई है, खत्म कर दी गई है। एक नोटिफिकेशन और आई थी कि जो भी पोस्ट मैकेनिकल ब्रांच के अंदर, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर जो हमारे यहाँ पे कार्य करते हैं, तो अगर 2 साल से खाली पड़ी हुई हैं जो, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल मानी जाएंगी, ऑटोमेटिकली। हाँ, तो गवर्नमेंट जो है ये जॉब्स भी कम कर रही है साथ साथ में। तो गवर्नमेंट को ये मानना चाहिए कि हमारे यहाँ के जो बच्चे होते हैं हिमाचल प्रदेश में या बाकी स्टेट के, उनका अभी भी एक डिज़ायर है गवर्नमेंट जॉब को पाना,
और ये वो सेक्टर ऐसे हैं, रेवेन्यू है या फॉरेस्ट है या पुलिस है, या प्राइवेटाइज तो करने वाले नहीं हो। तो जब आपने ये कंटिन्यू करने ही करने हैं, तो क्यों ना ये जो वैकेंसीज हैं समय पर भर दी जाए, ताकि एक बच्चा 12th करता है, ग्रेजुएशन करता है, तो उसके पास उम्मीद हो कि मैंने ग्रेजुएशन खत्म किया 2025 में, तो 2 साल में तैयारी करूंगी या करूंगा, और नहीं हुआ तो फिर कुछ और आगे देखेंगे। वो ये 2 साल, जैसे 2 साल हो गए हैं, कोई रिक्रूटमेंट तो आई नहीं है, तो उसका जो टाइम वेस्ट हो गया है, कोई एग्जाम ही नहीं आया। कई ऐसे बच्चे हैं जो 2 साल से तैयारी कर रहे थे, एग्जाम नहीं आया, पुलिस का आया, उनकी हाइट ही उतनी नहीं है, तो अब प्राइवेट में चले गए हैं 2 साल वेस्ट करके। यदि इस 2 साल के अंदर वो कुछ और काम सीखते, स्किल अपने अंदर अडॉप्ट करते, तो शायद उनकी 2 साल पहले ही निकल जाते वो उसमें, तो आज उनकी स्थिति और अच्छी होती। तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि साल में 2 बार निकलेंगी या साल में 1 बार निकलेंगी, कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे क्लास 1 के अंदर क्या होता है, हर साल वैकेंसीज आती है, एचएस है, यूपीएससी है, हर साल वैकेंसी आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में इवन एसएससी जीडी की भी साल में 2 बार वैकेंसीज आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम बहुत क्लियर है कि उसका एक कैलेंडर बना होता है, एसएससी का कैलेंडर होता है, यूपीएससी का कैलेंडर है। जैसे अभी पूरे अगले 1 साल का कैलेंडर आ चुका है, इस तारीख को एग्जाम होगा। और अच्छी बात क्या है कि उसी तारीख को एग्जाम होता है, अगर कोई ऐसी वैसी घटना ना हो जाए तो। कितनी अच्छी प्लानिंग है। अभी से पता है बच्चे को कि अगर मैंने एसएससी जेई की तैयारी करनी है, तो इसका एग्जाम जून या जुलाई फलनी तारीख को है, और उतनी को ही होगा, और अगले साल भी इसी तारीख के आसपास आने वाला है, तो उसकी बढ़िया तैयारी होती है। वो कोचिंग भी करेगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट करेगा, एक थ्रिल भी होगा कि मेरा एग्जाम आने वाला है, ये कंपटीशन है, गाइडेंस भी लेगा, पता ही नहीं होगा एग्जाम कब आने वाला है, तो कौन सी तैयारी करेगा बच्चा वो। तो अब हिमाचल प्रदेश में जो कमीशन और ये बोर्ड है, आई थिंक आपको ये सीरियस रहना चाहिए कि एटलीस्ट कम वैकेंसीज निकालो, बट साल में 2-1 वैकेंसी निकलनी चाहिए। उस बच्चे के पास थ्रिल हो कि हाँ मैंने ये एग्जाम देना है अब, तो इसके लिए मैं रुका हूँ, घर में तैयारी कर रहा हूँ या कोचिंग सेंटर में जा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। अननेसेसरली वो वैसे बैठा हुआ है और ना उसकी अच्छी तैयारी हो रही होती है। सही बात है, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, जो लोग इस बार फर्स्ट टाइम इस रिक्रूटमेंट को जो है इसमें पार्ट लेंगे, उनके लिए आप सर क्या कहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, जिनका ये फर्स्ट टाइम है तो इसको ऐसे लेके चलें कि ये लास्ट टाइम उनका, क्योंकि ये जो पुलिस का रिक्रूटमेंट है कांस्टेबल का, ये 3 साल बाद आया है। और पुलिस में जाने का सपना है तो सब इंस्पेक्टर एक और पोस्ट है जी। वो 19 के बाद नहीं आया है। सही है। और जो हर तरफ एक से और, हाँ जी, और एक अगली लेयर है जिसमें डायरेक्टली आप डीएसपी बनते हैं, एग्जाम HPAS, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। वो हर साल डीएसपी की पोस्ट में भी नहीं होती। कई बार स्पोर्ट्स कोटे से डीएसपी बना दिए जाते हैं, 2-3 नाम ऐसे हैं, तो हर साल भी डीएसपी की पोस्ट नहीं आती है। तो पुलिस में जाने का अगर सपना आपका है, तो आप अगर क्लास 3 से जाना चाहते हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट कब आने वाली है, 2 साल बाद आएगी या 3 साल बाद आएगी, तब तक आप कॉन्टिन्यूटी मेंटेन नहीं कर सकते हैं जी। अगली रिक्रूटमेंट तक आप अपने आप को कॉन्टिन्यूटी में नहीं रख सकते हैं। तो अभी इसको ऐसे लें कि आपके पास ये ओनली अपॉर्चुनिटी है, दोबारा आप तैयारी करने के फिर उस रूटीन में नहीं रहते हैं। बिल्कुल, तो उनको ऐसे लेना चाहिए। इतने सारे ऑड्स हैं, अभी हमने डिस्कस किए, जैसे कि आपने बताया ये सारी चीजों के बारे में। एक मोटिवेशन दे दीजिए बच्चों को, क्योंकि अभी डर गए होंगे वो सुन के कि यार ये भी है। बिल्कुल जी, तो प्लीज। मुझे देखिए, मैंने आज भी क्लास में बच्चों को बोला कि इंसान एक ऐसी चीज है जिसपे कोई चीज आ पड़े ना मुसीबत, उसको हैंडल कर ही लेता है। तो ऊपर वाले ने इंसान को बनाया इस तरीके से है कि हाँ, कोई प्रॉब्लम होती है, जब तक आप पे वो नहीं आती है तब तक वो बड़ी लगती है, भयानक लगती है, बट आप उसके अंदर कूद जाइए प्रॉब्लम में, तो आप इंसान आखिर आप उससे डील कर ही लेते हैं, प्रॉब्लम मैनेज हो ही जाती है। मुझे एक मेरे फ्रेंड उन्होंने बताया था, उन्होंने एक्चुअली एक नई कंपनी स्टार्ट करी दिल्ली में, तो उसने 30,000 की रेंट वाली बिल्डिंग ली, और उसने सडनली 2-3 महीने के अंदर ही 80,000 वाली बिल्डिंग उसने ले ली। तो मैंने कहा यार, एकदम से कॉन्फिडेंस कैसे आया तेरे को, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो उसने कहा कि यार, इंसान ऐसी चीज है ना कि कोई जिम्मेवारी जब आ पड़ती है ना, मुसीबत, तो आदमी डील कर ही लेता, कहता उसके साथ लेता है जी। तो ये भी उसका एक माइंडसेट मेरे को ठीक लगा कि चैलेंज ले लो, इंसान ऐसी चीज है जो उससे डील कर ही लेती है, इंप्रूव कर ही लेती है, ऐसी चीज है। तो अगर ये ग्राउंड टफ है,
तो आप उसे डील करिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। रिटर्न है, डील करिए, फेस करिए उसको। आप डरेंगे और झिझकेंगे और खौफ के माहौल में रहेंगे तो दिक्कत आएगी। दूसरी बात क्या है, जी, अपना फ्रेंड सर्कल ऐसे लोगों का रखिए जो पॉजिटिव हो, जो Positive नेगेटिव बातें ना करते हो। अगर वो नेगेटिव ही कर रहे हैं कि नहीं होने वाला, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं होने वाला, तो फिर तो पक्का ही नहीं होने वाला नहीं है। होने वाला। जी तो जी, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो फिलहाल इस समय पे आप जिनका ग्राउंड अच्छा है उनके साथ उठिए बैठिए। उससे क्या होगा, वो बोलेंगे यार ये तो मैं आराम से लगा लूंगा, बड़ा आसान है, चल तू भी। मैंने देखा ऐसा ग्राउंड के अंदर जो लगा पा रहे हैं ग्राउंड में, आसानी से ग्राउंड कर पा रहे हैं, वो मोटिवेट कर रहे हैं बाकियों को कि आसान है यार, इतनी चिंता कर, और वो इंप्रूव कर रहे हैं बाकियों का। बट कुछ ऐसे हैं जो नहीं इंप्रूव कर रहे हैं, वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि नहीं होने वाला है, 100 में से 10 लोगों का होगा, हमारा तो नहीं होने वाला है। वो ऐसे हताश से हो गए हुए हैं। तो आप अपनी कम्युनिटी थोड़ी स्मार्टली बनाइए, स्मार्टली बनाइए। जो अच्छा उसमें परफॉर्म कर रहा है उससे जुड़िए, आप उससे जुड़िए। उसके साथ उठिए बैठिए, तो आप भी इंप्रूव कर जाएंगे। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए। उम्मीद करते हैं कि एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, जी जी, उनको कुछ ना कुछ इनसाइट्स जो है मिली होंगी, और वो इससे एक पॉजिटिव तरीके से अपनी राइट, जो तैयारी कर रहे हैं उसमें उनको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल। सो इसी के साथ सर इस पॉडकास्ट को यहीं पे सर हम ख़त्म करते हैं सर। जी, जी, जाने से पहले कुछ और अगर एक दो गालिब की लाइनें अगर आप सुना दें तो सर। लास्ट टाइम भी आपने सुनाई थी सर, इस बिल्कुल, बार भी प्लीज़। मिर्ज़ा गालिब एक रोमांटिक पोइट माने जाते हैं, जी और मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी पोइट्री के पीछे जो रोमांस हम कहते हैं उसके पीछे बहुत इन डेप्थ समझ उसमें झलकती है। तो वो कहते हैं कि किसी को दे के दिल, किसी को दे के दिल, कोई नवा संजय फुगा क्यों हो। माने इसका मतलब ये है कि मतलब किसी को दिल देने के बाद जो है कोई इतना इंसल्ट में क्यों रहे। कई बार आपकी लाइफ, व्हेन यू लाइक समबडी, तो आपकी जो यू लिव अ इंसल्टिंग लाइफ। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी को ओवर एप्रिशिएट करते हैं तो आपको वो इंसल्ट भी करता है। तो किसी को दे के दिल, कोई नवा संजय फुगा क्यों हो, जब ना हो दिल ही सीने में तो फिर मुंह में जुबान क्यों हो। क्या बात है सर। उसमें एक लाइन लास्ट में कहते हैं जी कि निकालना चाहता है काम क्या तू तानों से गालिब। ताने मतलब कि आप उसे जो है एक तरह से टॉन्टिंग कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं जी। तो निकालना चाहता है काम क्या तू तानों से गालिब, तेरे बेमहर कहने से वो तुझ पर मेहरबान क्यों हो। वाह वाह। तो क्या बात समटाइम्स है। ये होता है कि हम किसी व्यक्ति को जब ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं तो अपनी वैल्यू को भी लूज करते हैं। ये हम सब ने फील किया होगा कि किसी व्यक्ति को ज़्यादा अप्रिशिएट करने से वो हमें डिमीन करना स्टार्ट कर देता है। तो इस ये बेशक ये रोमांटिक पोइट्री है, मगर इसके पीछे की जो इन डेप्थ समझ है लाइफ को लेके, आई थिंक मिर्ज़ा गालिब की 2 कपलेट और 200 किताब इक्वल टू। क्या बात है सर। चलो जाते जाते एक कन्फेशन मैं करना चाहूंगा यहाँ जी, जी, पे। जी। अभी जब थोड़ी देर पहले जब आप बता रहे थे ना सिलेबस के बारे में बता रहे थे कि जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं या जैसे तुक्का लगा के कोई भी बंदा वो कर लेता है। बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने जितनी बार भी एग्जाम दिया है मैंने भी ऐसे ही किया है। तो हो सकता है बिल्कुल सर मैं रिलेट कर पा रहा। जब आप बोल रहे थे ना सर उसके बारे में तो मैं रिलेट करता यार, मैं भी तो ऐसे ही करता हूँ। पता क्या है इसके अंदर एक्चुअली होता क्या ना, जैसे जो क्लास 3 का बच्चा है ना जी, वो कभी भी टॉपिक को टॉपिक ना पढ़कर सिलेबस निपटाने के बारे में सोचता है, तो उसे किसी भी टॉपिक की गहराई से समझ नहीं होती है। और नेगेटिव मार्किंग का पर्पस ही यही है कि आपसे गलतियां करवाना। नेगेटिव मार्किंग का रोल ही यही होता है कि आप गलतियां करेंगे अगर आपने क्लैरिटी से पढ़ा नहीं हुआ है तो इसलिए जो है क्लास 3 के बच्चे को ज़्यादातर दिक्कत नेगेटिव मार्किंग में आने वाली है। मैंने एनालाइज किया कि जो बहुत अच्छे बच्चे भी हैं वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं। रीज़न क्या है, उन्होंने सारा सिलेबस पढ़ रखा है। अब सारा सिलेबस पढ़ना भी एक डिसएडवांटेज होती है। क्यों? क्योंकि आपको ये फिर क्वेश्चन को छोड़ने नहीं देता कि मैंने ये किया है तो अब छोड़ूं कैसे से मैं लगभग आते ही हैं 90 में से अगर उसको 85 क्वेश्चंस आते हैं, मान लो थोड़े बहुत भी उसे अगर हिंट मिला कि नहीं ये क्वेश्चन उसकी रेंज में है तो उसे अटेम्प्ट कर देगा वो। इसलिए जो है ऐसा बोलते हैं कि सारा सिलेबस पढ़ के नहीं जाना चाहिए व्हेन देयर इज नेगेटिव मार्किंग। जैसे मान लो बड़ा एग्जाम यूपीएससी सीएससी की हम बात करते हैं तो कई बच्चे जो हैं, जैसे मान लो हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, तो कई बच्चे जो हैं वो इकोनॉमी पढ़ के ही नहीं जाते, पढ़ के ही नहीं जाते, प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ते हैं, पूरा सब्जेक्ट छोड़ देते हैं।
बहुत सही करते हैं। रीजन क्या है, सारा सिलेबस आपको जो है वो आपके रास्ते का रोड़ा बन जाता है कई बार। एक्सेस पढ़ाई भी सभी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि आपको फिर वो क्वेश्चन छोड़ने नहीं देगी वो चीज। आपको लगता है कि ये जो टॉपिक तो आता ही आता है, बट उसमें कंफ्यूजन आपको फिर भी है। कम सिलेबस पढ़िए बट कंफ्यूजन ना हो, ये बेटर है एग्जाम क्रैक करने के लिए जहां नेगेटिव मार्किंग होती है। ओके सर, ये एक बहुत ही अच्छा आपने जो है ये टिप दी है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी एस्पिरेंट इसको देख रहे होंगे पॉडकास्ट को, वो इस चीज़ को अपने स्टडी पैटर्न के अंदर इसको डालेंगे। और जाते जाते हम भी एक मोटिवेशन देना चाहते हैं, भाई मत करो इतनी टेंशन अपने फिजिकल टेस्ट की या रिटन टेस्ट की, मिर्जा गालिब पढ़ो और साथ में आराम से चिल होके रनिंग भी करो, टेंशन मत लो और तैयारी भी करो, निकल जाएगा, कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये थे हरीश ठाकुर जी हमारे साथ इस पॉडकास्ट में। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा है तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये पॉडकास्ट स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर अवेलेबल होता है, आप इसे जब मर्जी देख या सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।